सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंह एकेडमी। और आज हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना, ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स इसके तुम्हें हर जगह मिलेंगे। ठीक है, आप घर से बाहर निकल रहे हो, घर में बैठे हो, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स चारों तरफ है। और उस चैप्टर का नाम है हमारा मोशन। तो फिजिक्स का हमारे 9th क्लास का पहला चैप्टर है। तो आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है आज का लेक्चर नंबर 1। तो पहले मोशन के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अब से जो तुम्हारे चैप्टर्स आगे आएंगे ना, कि फिजिक्स के ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देंगे चीजों की कि हाँ चीजें वर्क कैसे करती है। ठीक है, मोशन तुम्हें सिखाएगा, ये वाला चैप्टर तुम्हें सिखाएगा ये आसपास तुम्हारे साथ में जितनी भी चीजें मूव कर रही है, कोई बाइक मूव कर रही है, कोई कार मूव कर रही है, उन्हें तुम्हें एनालाइज करना आएगा। ठीक है, कि तुम बात करते हो उसके दूरी की, कितनी दूरी चली है ना। हमारे गाड़ी के स्पीडोमीटर्स बता देते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी दूर चल चुकी है, कितनी स्पीड से चल रही है ना। तो वो सारी चीजें पता होंगी तुम्हें कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस करते हैं। ठीक है, इसके पीछे कौन सी साइंस है, ये सारी चीजें तुम्हें यही चैप्टर बताएगा। और ये चैप्टर अगर ध्यान से तुम समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया एग्जाम्पल इसके रियल लाइफ में तुम्हारे सामने ही है। बस तुम कुछ टर्म्स के बारे में नया पढ़ोगे जो तुमने आज से पहले नहीं सुने, है ना, पर जिनका इस्तेमाल साइंस करती है मोशन को बताने में। ठीक है, मोशन पढ़ने से पहले हम एक चीज की बात करते हैं। मोशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ बॉडी। जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट ऑफ अ बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी की परिस्थिति क्या है। परिस्थिति का मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज होगी, उसकी परिस्थिति इन दोनों में से कोई एक होगी। या तो बॉडी तुम्हारी रेस्ट में होगी, या तो बॉडी तुम्हारी मोशन में होगी। रेस्ट का मतलब रुकी हुई होगी, या तो बॉडी तुम्हारी चल रही होगी। ठीक है ना, यही होती है स्टेट ऑफ अ बॉडी, या फिर किसी बॉडी की परिस्थिति कि उसकी स्थिति क्या है, कि अब रुकी हुई है या वो चल रही है। ठीक है, तो बस यही दो चीजें होती हैं। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, अब देखना रेस्ट में तो तुम्हें पता है रेस्ट का मतलब यही है कि वो रुकी हुई है, चल ही नहीं रही। और मोशन का मतलब भी ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि मोशन का मतलब होता है मूव करना। कि ये पेन यहां से यहां की तरफ मूव करा तो मैंने कहा कि ये मोशन कर रहा है। ये रुका हुआ है अपनी जगह पे तो मैं कह रहा हूँ ये मोशन नहीं कर रहा, है ना। तो ये तो आम आदमी की भाषा है। किसी से भी चलते फिरते रास्ते में पूछना कि रुके हुआ का क्या मतलब होगा, तो वो बोलेगा रुका हुआ मतलब जो अपनी जगह पे रुका हुआ है वो रुका हुआ होगा, और चलने का मतलब जो चल रहा है ना। और अब हम इन चीजों को साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, है ना, कि साइंस इनके बारे में क्या कहती है। ये तो आम आदमी की भाषा है। ठीक है, उससे आगे बढ़ने से पहले क्या तुमने कभी सोचा ऐसा कि किसी भी चीज को मैं बोल रहा हूं वो चल रही है या वो रुकी हुई है, मैं किस बेस पे बोलता हूँ, किस आधार पे बोलता हूँ कि कोई चीज रुकी हुई है या वो चल रही है। तुम कहोगे कि ये पेन अपनी जगह नहीं बदल रहा तो ये रुका हुआ है ना। पर अगर मैं तुमसे यही कहूं कि ये पेन अभी चल भी रहा है ना, मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से कहोगे तो ये पेन रुका हुआ है, पर मैं कह रहा हूं कि ये पेन चल भी रहा है ना। पर तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो मैं तुम्हें बताऊं कि कोई भी चीज ना तो पूरी तरह रुकी हुई है ना वो पूरी तरह चल रही है, यानी कि ना तो वो रेस्ट में है ना वो मोशन में है। तो फिर वो है किस में, है ना। तो देखो, याद रखना, किसी भी चीज को बताओ कि वो रेस्ट में है मोशन में, उससे पहले देखो कि तुम उस चीज को देख कहां से। तुमने मेरे से इस चीज का पूछा होगा कि ये मोशन में कैसे है। मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई बहुत तगड़ा टेलीस्कोप है, मैं मून पे बैठा हुआ हूँ, मून से मैं इस पेन को देख रहा हूँ। तो क्योंकि ये पेन पृथ्वी पे है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, मून से मैं देख रहा हूँ, तो मून वाले आदमी को जो वहां बैठा होगा वो पेन ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, ये वाला, है ना। वहां से दिखेगा कि ये पेन घूम रहा है, तो मून वाला आदमी कहेगा कि ये मेरा जो पेन है ये मोशन में है। पर मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्या कह रहा हूँ कि ये पेन रेस्ट में है। तो ना वो सही है ना मैं सही हूं। ठीक है, सही कैसे पता चलेगा कि तुम चीज को देख कहां से रहे हो। और देख कहां से रहे हो का मतलब होता है, उसे हम साइंस में पॉइंट के नाम से दर्शाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है
जहां से तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जहां से तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो होता है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मेरा रेफरेंस पॉइंट है मेरी आंखें, तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक हूं कि रेस्ट पे है। पर मान लो अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया मून का, तो उसके हिसाब से मेरा पेन मोशन कर रहा होगा, चल रहा होगा। तो समझो इस चीज को, रेफरेंस पॉइंट का फिजिक्स में या मोशन में बहुत महत्व है ना, कि रेफरेंस पॉइंट भी बहुत जरूरी होता है किसी भी मोशन को स्टडी करने से पहले। ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, जिससे कि जो भी चीजें चल रही हैं, कोई भी चीज मूव कर रही है, उसके बारे में मैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकूं, इसीलिए तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, किसी भी बॉडी की जानकारी, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने से पहले मुझे उसका रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं उस बॉडी को देख कहां से रहा हूं, कि मैं इस पेन को क्या यहां से देख रहा हूं या चांद पर से देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैंने भी तुम्हें 3 टर्म्स बताई है, रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे मोशन के बारे में, जो कि तुम्हारे चैप्टर का नाम ही है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। कि ये कार यहां से यहां चली गई चलते हुए, तो ये मोशन कर रही, ठीक है ना। तो याद रखना, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडी, कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, तो वो अपनी पोजीशन बदल रही होगी टाइम के साथ। अब ये पोजीशन क्या है, ध्यान से देखना, इसे भी थोड़ी 5 मिनट का टाइम लेके समझते हैं कि पोजीशन क्या है। ठीक है, तो देखो, मान लो तुम इधर खड़े हुए, है ना, यहां पर तुम खड़े हुए हो, यहां से तुम चीजों को देख रहे हो, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है जहां से तुम देख रहे हो, ठीक है ना। तो मैं बोलूं कि मान लो ये एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है ना। तो पोजीशन याद रखना, पोजीशन इज नथिंग, तुम बताते हो कि बस ये चीज मुझसे इतनी दूरी पे रखी हुई है। मान लो मैं एक ही बात करूं, तो ये मेरे से कितनी दूरी पे है, मान लो लेट कर लो, ये 8 मीटर की दूरी पे है, और ये बी पॉइंट मान लो 9 मीटर की दूरी पे है। तो इस जगह के हिसाब से ये ए और बी की पोजीशन है, ए की पोजीशन है 8 मीटर, बी की पोजीशन है 9 मीटर पे। ठीक है, कि तुम 8 मीटर चलो इस जगह से तो तुम ए की जगह पे पहुंच जाओगे, तुम 9 मीटर चलो इस जगह से तो तुम बी की जगह तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो पोजीशन मुझे कुछ नहीं बताती, बस ये बताती है कि कोई भी चीज रखी कहां पर है। ठीक है, अब वो यही कह रहा है, मोशन की डेफिनेशन में क्या कह रहा है, कि जहां पे कोई चीज रखी है ना, उसकी पोजीशन जो है समय के साथ बदल रही है। जैसे पहले कार की पोजीशन जो है यहां पर थी ए पॉइंट पे, ए से वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, है ना, और इस दौरान मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 सेकंड बीते हैं, 5 सेकंड बीते हैं। तो सिंपल रखो चीजों को, कि पोजीशन बदली टाइम के साथ, तो क्या हुआ, मोशन हुआ, है ना। तो ये थी साइंटिफिक डेफिनेशन मोशन की। नॉर्मली तो बता दिया जाता कोई भी चीज हिल रही है अपनी जगह से मोशन है ना, पर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, ये दूसरी वाली, कि हर मूविंग बॉडी की पोजीशन बदल रही होती है टाइम के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक डेफिनेशन और लिखी हुई है छोटी सी, एक बॉडी को मैं मोशन में तभी कहूंगा जब उसकी पोजीशन बदल रही होगी लगातार, कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। किसके हिसाब से, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस पॉइंट। मैंने बताया था ना कि कोई एक चीज ऐसी जहां से तुम देख रहे हो, तो मान लो तुम इस घर पे खड़े होकर देख रहे हो इस गाड़ी को, तो घर तो रुका हुआ है तुम्हारे हिसाब से, है ना, तो घर के हिसाब से इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, तब भी मैं कहूंगा तुम्हारी बॉडी मोशन कर रही है। तुम नॉर्मल एग्जांपल्स ले सकते हो, तुम अपने घर के बाहर खड़े हो ना, तुम्हारे सामने से अगर कोई बाइक चली गई तो मोशन कर रही है, वो तो तुम वैसे भी बता सकते थे, और अब तुम्हें एक नई डेफिनेशन पता चली कि उसकी पोजीशन, उसकी जगह बदल रही है टाइम के साथ, तो वो मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये मोशन की डेफिनेशन थी जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम अब साइंटिफिक वे में मोशन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कि पोजीशन अगर टाइम के साथ बदल रही है तो मोशन हो रहा है। चलो तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बताने से पहले, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इधर देखो चीजें कुछ। मैंने तुम्हें अभी तक 3 वर्ड्स बताए, रेस्ट बताया, मोशन बताया, एक रेफरेंस पॉइंट बताया। ठीक है, अब एक मैं चौथा वर्ड तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखने से। चौथे वर्ड का नाम है फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी। अब इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है। इस वर्ड का मतलब क्या है तोड़ के समझते हैं, ठीक है। क्वांटिटी वर्ड का मतलब है, क्वांटिटी वर्ड का ये मतलब है जिन चीजों को तुम मेजर कर सको, जिन चीजों को तुम नाप सको, वो तुम्हारी क्वांटिटीज होती है। जैसे वजन को तुम नाप सकते हो, वो एक क्वांटिटी है। लंबाई को तुम नाप सकते हो, वो एक क्वांटिटी है, ठीक है ना। फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब है वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिन्हें मैं फिजिक्स में अप्लाई करता हूं, जिन्हें मैं फिजिक्स में अप्लाई करता हूं, उन्हें मैं कहता हूं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो चीजें नापी जा सकती है फिजिक्स में, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब तुम कहोगे कि इनकी जरूरत क्या है मोशन समझने में, क्यों चाहिए मुझे फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो मैं बताता हूं क्यों चाहिए। जैसे कि तुम्हें अगर किसी चीज को नापना है तो तुम्हें क्या चाहिए, एक इंच टेप चाहिए, है ना, या स्केल चाहिए। तुम्हारा वो टूल है ना, तुम्हारा वो टूल है जिसकी मदद से तुम किसी भी चीज की लंबाई नाप सकते हो, है ना। पर मोशन में खाली लंबाई नहीं नापनी होती, हमें बहुत सारी चीज देखनी होती है। हमें स्पीड देखनी होती है, रफ्तार देखनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें अलग अलग क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है ऐसे, है ना। तो मैं बताऊं ना, लेंथ, दूरी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैंने तुम्हें बताया था पोजीशन के बारे में, पोजीशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन को भी मैं नाप सकता हूं और ये फिजिक्स में आ रही है, इसी वजह से फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और ये मेरी मोशन में को समझने में भी मदद करेगी। दूसरी चीज क्या है, टाइम। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसे भी मैं नाप सकता हूं और फिजिक्स में मोशन को समझने में मुझे मदद करती है। और आगे क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फिर आगे डिफाइन करता जाऊंगा। पोजीशन तो मैंने बता दिया। टाइम तुम सबको पता है, टाइम नॉर्मली जो तुम्हारा बढ़ता रहता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा, है ना। पोजीशन हो गया, टाइम हो गया, अगला है तुम्हारा डिस्टेंस, दूरी, है ना। डिस्टेंस के बारे में तुमने सुना होगा, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अभी अच्छे से पढ़ेंगे ऐसे, पर अभी देख लो खाली कि हाँ ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इससे अगली है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में भी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सारे फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ जो जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। इससे अगली है तुम्हारी स्पीड। स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिसे मैं नाप सकता हूँ और वो फिजिक्स में मोशन को समझने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारी वेलोसिटी, इसके बारे में भी हम जानेंगे और अच्छे से चैप्टर्स में, जैसे इस चैप्टर में जैसे आगे चलते जाएंगे। और लास्ट है तुम्हारी एक्सेलरेशन, ठीक है, लास्ट है तुम्हारी एक्सेलरेशन। तो ये तुम्हारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इस्तेमाल होंगी मोशन को समझने में। ये हमारे टूल्स हैं, ये हमारे हथियार हैं जिनकी मदद से मैं मोशन को समझूंगा, ठीक है। तो इन सब की डेफिनेशंस तुम्हें पता होनी चाहिए और एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। पोजीशन का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, किसी भी चीज की जगह कि वो किस जगह पे है। टाइम का मतलब तुम्हें पता है, नॉर्मली जो टाइम होता है। आज हम इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और बाकी की तीन नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। तो पहली दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू स्टडी मोशन ऑफ बॉडीज, कि अगर मुझे बॉडीज के मोशन को समझना है तो मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा इन दो टर्म्स के बारे में, जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से सुनना, कोई इसमें ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो, आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ का मतलब ध्यान से देखना कि मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मोशन की बात कर रहे हैं हम, मोशन मतलब उसकी पोजीशन तो बदलेगी, जगह बदलेगी अपनी जगह से किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो मान लो ये तुम्हारी बॉल पड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, उसको तुमने किक करा या धक्का मारा, वो चलते चलते चली गई पॉइंट बी तक, कैसे भी चली गई, ये पता नहीं कैसे जाएगी पर जाएगी, ठीक है। मान लो ये मैंने रास्ता अलग बना दिया, पर मान लो कि चली जाएगी, ठीक है। तो देखो ए से बी तक चली गई तुम्हारी बॉल, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मैं कहूंगा जो इस बॉल ने एक्चुअल दूरी चली, इस पूरी दूरी को नाप लो स्केल से, ठीक है, स्केल से इस पूरी दूरी को नाप लो, यही तुम्हारी होगी डिस्टेंस, यही तुम्हारा होगा डिस्टेंस। तो याद रखना, इट इज एक्चुअल लेंथ
एक्चुअल लेंथ मतलब असल में जो दूरी आएगी इसकी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। पाथ का मतलब होता है रास्ता, कि जो बॉडी ने रास्ता चला है उसकी असल दूरी वो तुम्हें क्या देती है, डिस्टेंस देती है। ठीक है, और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, कि मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, जहां जहां बॉडी जाएगी मैं डिस्टेंस नापता जाऊंगा, मुझे नहीं पता बॉल कहाँ जा रही है, मुझे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, मुझे बस रास्ता नापना है कितना लंबा है, वही मेरा डिस्टेंस होगा। तो नॉर्मल है, ठीक है, कि तुम अपने घर से किसी दुकान तक गए, वहां तक की दूरी नाप लो, वही डिस्टेंस होगा, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऐसे ये बता दिया, इधर भी देख लो कि मान लो क्या हो रहा है कि एक बॉडी है, उसने चलना स्टार्ट करा इस पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, वो पहले बी तक गया, फिर बी से नीचे की तरफ सी तक आ गया। ठीक है, ए से बी तक की दूरी दे रखी है 5 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी दे रखी है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो तुमसे पूछे अगर कोई डिस्टेंस क्या है, तो मैंने बताया था डिस्टेंस बताना है जो एक्चुअल दूरी उसने चली है। एक्चुअल दूरी कितनी चली, पहले 5 किलोमीटर इधर, फिर 3 किलोमीटर इधर, 5 + 3 कितना हो गया तुम्हारा, 8 किलोमीटर तुम्हारी आ गई दूरी, 8 किलोमीटर आ गया तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल। बस ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, सारी चीजों को नॉर्मल रखना है, सिंपल रखना है। चलो अब दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो नॉर्मल चीज थी, एक्चुअल लेंथ जो असल दूरी है किसी भी चीज की, अगर वो चली है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का आज से तुम याद रख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इधर देखो, दोबारा से इसी फिगर पे आ जाओ। तो एक चीज याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्टेंस ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोई ऐसे नई चीज नहीं है, होता तो डिस्टेंस ही है, पर सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, कि मान लो कोई भी चीज ए से चलनी स्टार्ट हुई और बी तक गई। ठीक है, तो ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो ये कलर डिसाइड ही नहीं होता, ए से बी तक के सबसे छोटी दूरी ये होगी तुम्हारी क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि एक तो ये वाली दूरी थी जो बॉल अपनी मर्जी से चल के गई थी, है ना, एक वो दूरी भी है जो कि ए और बी के बीच की सबसे छोटी होगी। और याद रखना, किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम्हें सबसे छोटे रास्ते से जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, कि सीधा 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 चलते जाओ, यही सबसे छोटा रास्ता होगा, है ना, सही बात है बिल्कुल। तो बस वही कि डिस्प्लेसमेंट होती तो दूरी ही है, पर सिंपल कोई दूरी नहीं, सबसे छोटी दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। यहां पे अगर मैं इसे देखना चाहूं तो देखो, मेरी जो बॉडी थी वो ए से बी पे गई थी, फिर बी से सी पे आई थी, है ना, तो दूरी तो एक्चुअल थी 5 + 3, पूरा रास्ता नापना है मुझे, डिस्टेंस अगर निकाल रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी तो कितनी होगी, अगर तुम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जो तुमने पहले पढ़ी थी पिछली क्लासों में, तो ये तुम्हारी 4 किलोमीटर निकल के आएगी, ये 4 किलोमीटर होगी ए से सी तक की दूरी, और यही तुम्हारा होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही तुम्हारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट जोड़ोगे, है ना, स्पीड में क्या होता था, स्पेस को किसी दिशा में ले जाओ, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, डिस्टेंस जब नापनी होती थी तो डिस्टेंस तो किसी भी दिशा में नाप लो जहां जहां बॉल जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट नापनी है शुरुआत से आखिरी पॉइंट के बीच की, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में तो खाली 8 किलोमीटर लिखा है, यहाँ ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट में मैंने 4 किलोमीटर लिखा है और डायरेक्शन भी बताई है कि 4 किलोमीटर किधर चलना है, ईस्ट की तरफ चलना है, इधर की तरफ चलना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसे तो मैं अगर उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है तो वो तो डिस्टेंस हो जाता है, एक्चुअल लेंथ तो दूरी होती है, पर याद रखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन किस किस पॉइंट के बीच की, इनिशियल और तुम्हारी फाइनल पॉइंट या पोजीशन के बीच की। ठीक है ना, याद रखना है। और लास्ट में ये वर्ड बहुत जरूरी है, अलोंग विद डायरेक्शन, कि तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के केस में। ठीक है,
तो बस तुम्हें यही चीज याद रखनी है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल दूरी, उसे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, जहां जहां बोल जाएगी पूरा रास्ता नाप लो, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। और रास्ता तो बताओगे ही बताओगे, साथ में दिशा भी बताओगे कि किस दिशा में चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। चलो, तो ये थी तुम्हारी दो फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी ये दो फिजिकल क्वांटिटीज थी जो कि तुम्हें मोशन को समझाने में मदद करती है ना। अब आगे बढ़ते हैं इनसे। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक नए वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। नए वर्ड के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये कोई ऐसा भारी भरकम वर्ड लग रहा है पर इसका ज्यादा कुछ ऐसा कोई बड़ा मतलब नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं तो अमाउंट, अमाउंट या फिर वैल्यू, ठीक है। कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि मान लो एक बॉडी थी, वो यहां से चलने स्टार्ट हुई और इधर आ गई। मेरे से कोई पूछ रहा है पॉइंट ए से बी तक के बीच का, पॉइंट ए से बी तक के बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड बताओ, कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताओ। तो ऐसी कोई बड़ी चीज ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, याद रखना। तुमसे सिंपल पूछ रहे हैं डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो बस जो तुम्हारी होगी, जो तुमने नापी होगी, मान लो तुमने नापी थी 3 किलोमीटर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा आ जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर ही है। तो बस मैग्नीट्यूड कोई बड़ा वर्ड नहीं है, याद रखना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बस वैल्यू, है ना, बस वैल्यू और कुछ नहीं, है ना। चलो, तो मैंने ये वर्ड क्यों बताया तुम्हें, क्योंकि साइंस में हम ज्यादातर वैल्यू की जब बात करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा आगे कैसे। हाँ, तो देखो अब इसके आगे क्या है, मैंने तो कहा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताना था, बता दिया। अब बचा क्या, बचती है एक चीज, क्या, कि जो मैंने तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, कहां बताई थी, ये रही, ये जो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, इन फिजिकल क्वांटिटीज को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं, है ना। इनके भी दो ग्रुप है, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है। तो पहले हम वही देख लेते हैं कि ये दो तरह की कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो, आ जाते हैं जल्दी से आगे अपनी स्लाइड पे। तो देखो, ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्वांटिटीज जैसे कि कहाँ गई, हाँ, कि क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि मैंने बता दी थी, या इन्हें बोलते हैं क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, है ना। और मैंने अभी तुम्हें एक वर्ड का मतलब बताया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, साइज, है ना, साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कि मैंने वहां पे कौन सी क्वांटिटी नापी थी, डिस्टेंस, तो मेरे से पूछा मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बताओ, तो मैंने साइज बता दिया, ये अमाउंट बता दिया, वैल्यू बता दिया की बात, कि भाई 3 किलोमीटर चला था, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब भी लिखा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती है। तो याद रखना, फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हारी दो तरह की होती है। पहली होती है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, पहली होती है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज। इनका मतलब क्या, जल्दी से देख लेते हैं। याद रखो, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है और उन्हें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें मैं कहता हूं वो है मेरी स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल दे सकते हो क्या कोई, अभी मैंने पढ़ाया हो शायद, बताओ। अगर इसका कोई एग्जांपल दे सको तो वो है सीधा सीधा तुम्हारा डिस्टेंस। इसका एग्जांपल है तुम्हारा डिस्टेंस। कैसे है डिस्टेंस, मैंने बताया था, डिस्टेंस होती है एक्चुअल दूरी। बॉल किसी भी दिशा में जाए, मुझे उसके पीछे पीछे जाके दूरी नापनी है, तो मुझे दिशा से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, खाली अमाउंट या फिर साइज या मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, कि कितनी दूर वो चलेगा। वो साइज में बता दूं तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस मेरे एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसके अपोजिट वो सारी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड तो लगे ही लगे, कि भाई मुझे वैल्यू तो बतानी है,
साथ में बतानी है डायरेक्शन भी, क्योंकि कौन सी दिशा में जा रही है चीज। तो उन क्वांटिटीज को मैं कहता हूं वेक्टर क्वांटिटीज। इसका भी एग्जांपल मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि देखो, कहां गया हमारा ट्रायंगल, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस लिखोगे तो खाली वैल्यू लिख रहे हो, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो लिखा ही लिखा, साथ में क्या लिखा, डायरेक्शन भी लिखी। तो इसे मैग्नीट्यूड वैल्यू तो चाहिए चाहिए, इसे डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दो तरह की क्वांटिटीज है जिन्हें मैंने बांटा गया है। अब मैं तुम्हें अगर स्टार्टिंग में जो लिखवाई थी क्वांटिटीज, कहां गई, ये रही, इनके बारे में बताऊं तो जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं वो तुम्हारी है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं वो है तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी इनके बारे में देखेंगे, लास्ट के तीन को छोड़ दो। अभी ये दो याद रखो, डिस्टेंस तो तुम्हारी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बाकी इन्हें भी देखेंगे कि ये स्केलर कैसे हैं और ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, वो बाद की बात है, अभी इसे नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो चलो हमने क्वांटिटीज के बारे में भी देख लिया कि दो तरह की क्वांटिटीज आती हैं। अब थोड़ा दोबारा से वापस आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। एक छोटी सी चीज रह जाती है वो मैं बता देता हूँ कि देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि डिस्टेंस क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने तुम्हें बता दिया। क्योंकि डिस्टेंस के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो याद कर लो इस वर्ड को, मैग्नीट्यूड। कभी सुनो तो घबराना मत। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, वैल्यू, अमाउंट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज और लास्ट याद करने की क्या जरूरत है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है, अगर कोई बॉडी ने चलना स्टार्ट करा है तो याद रखना डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल दूरी जो जिसने चली है ना। तो मान लो वो चल के ऐसे ऐसे करके पूरा वापस भी आ जाए उसी जगह पे, तो मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस तुम नापोगे रास्ते की दूरी, तो वो दूरी तो कुछ ना कुछ निकल के आएगी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, है ना। तो वही, अगर कोई बॉडी ने मूव करा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो रुकी हुई है तो डिस्टेंस जीरो है, और अगर चल रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, जहां से तुमने स्टार्ट करा था और जहां पे तुमने स्टॉप करा उसके बीच की सबसे छोटी दूरी, है ना। तो देखो मुझे एक चीज बताओ कि मान लो मैंने ए से स्टार्ट करा चलना, मैं बी तक गया, बी से सी पे आ गया, सी से दोबारा ए पे आ गया। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस में तो दूरी दूरी नापेंगे, 5 किलोमीटर जमा 3 8 हो गया, 8 + 4 12, है ना, 8 + 4 हो गया 12 किलोमीटर। क्लियर, आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी। तो यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज का जीरो कब होगा, जब तुम वापस चल के उसी जगह पे आ जाओ जहां से तुमने स्टार्ट करा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बात करा, ए पॉइंट से मैं पूरा सर्कल घूम के वापस यहीं पे आ गया, है ना, पूरा सर्कल घूम पे यहीं पे आ गया। तो अगर मैं ये दूरी निकालूं तो ये तो सरकमफेरेंस होगी सर्कल की, 2πr जो होती है ना, दूरी तो वो आ जाएगी। पर डिस्प्लेसमेंट होती है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो एक ही है ना, एक के ऊपर एक ही है। तो बस इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, जीरो ही तो होगी। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप, कि मैंने एक राउंड ट्रिप ली और दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, तो मैं कहूंगा कि हाँ मैंने कुछ डिस्टेंस तो चला होगा पर मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, है ना। क्यों जीरो होगी, दिस इज बिकॉज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज जीरो, है ना। कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, अगर इनिशियल पॉइंट है और इसी के ऊपर फाइनल पॉइंट है, इसी के ऊपर फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों बीच की सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन, सबसे छोटी दूरी क्या है, वो जीरो ही तो है।
तो समझो इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तुम बता दोगे कब होगा, जब कोई मूविंग बॉडी चलते हुए वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए जहां से उसने स्टार्ट करा। ठीक है, क्लियर है। तो बस आज के लेक्चर में हमें ज्यादा नहीं देखना, इतना ही देखना है कि पहले सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेट ऑफ किसी भी बॉडी की स्टेट कैसी होती है, दो, या तो रुकी हुई होगी या तो वो चल रही होगी, है ना। और किस हिसाब से बताओगे रुकी हुई चल रही होगी, एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, जहां से तुम चीज को देख रहे हो। ठीक है, जहां से देख रहे हो। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था क्या, पोजीशन के बारे में, कि पोजीशन होती है जगह बस। ठीक है, कि कौन सी जगह पे कोई चीज रखी है। फिर मैंने तुम्हें मोशन की डेफिनेशन बताई थी साइंटिफिक, कि मोशन क्या चीज होगी, मोशन में तब कहूंगा कोई बॉडी कर रही है जब उसकी पोजीशन बदल रही होगी टाइम के साथ, या उसकी पोजीशन बदल रही होगी किसी रुकी हुई चीज के साथ, है ना। तो बस भाई इसकी रुकी हुई चीज के हिसाब से पोजीशन बदल रही है तो मैं कह रहा हूँ मोशन कर रही है गाड़ी। ठीक है, आगे हमने क्या पढ़ा, उसके आगे मैंने तुम्हें बताया था, हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मोशन को समझने में मदद करती है ना, जिन्हें हम नाप सकते हैं। ये तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। उसमें आगे हमने पढ़ी खाली दो फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मैंने बताया एक्चुअल दूरी होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होती है सबसे छोटी दूरी। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें नए नए वर्ड के बारे में बताया जो था मैग्नीट्यूड, ना। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, अमाउंट होगा, वैल्यू होगा या साइज, एक ही बात है ना, बस उसे साइंस में हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा कि कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड या अमाउंट की जरूरत होती है बस, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में तुम्हें डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल भी बताया था, स्केलर का डिस्टेंस है, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है। फिर उससे आगे कुछ नहीं देखा हमने, ये देखा कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता अगर कोई बॉडी चली है, पर डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे हमें और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है ना। वो हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और याद रखना, ये वाला जो चैप्टर है इसे तुम रियल लाइफ से अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। तो रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो और अच्छे से दिमाग में अब्सॉर्ब होगा तुम्हारे, और तुम और अच्छे से इसे क्लियरली लिख पाओगे अगर तुमसे किसी भी चीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करोगे ना तो और अच्छे से टीचर को समझ आएगा तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो हो सके तो ज्यादातर अपनी लैंग्वेज में लिखना, पहले समझो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो हर चीज को। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।